हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। आज का जो क्लास है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ये क्लास जो है वो 12th इंग्लिश की क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग 12th इंग्लिश का जो लिटरेचर है जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2, उस रेनबो पार्ट 2 के एक चैप्टर को हम लोग आज लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, और ये आपके रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। रेनबो पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स जो है वो हमारे द्वारा डिस्कस किए गए हैं। आप उसके लिए हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। रेनबो पार्ट 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें सारे पोइट्रीज के डिस्कशन और उसके बाद प्रोज सेक्शन के भी डिस्कशन तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आप हर चैप्टर को बड़े आसान भाषा में समझ सकते हैं और उससे आने वाले क्वेश्चंस को आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लंबा थोड़ा सा होने वाला है। जरूरी नहीं कि एक ही बार आप पूरे क्लास को देखें, जब भी टाइम मिले 20 मिनट 25 मिनट देखिए। एक दो दिन में चैप्टर पूरा हो जाएगा। एक बार दो बार यदि आप चैप्टर को बढ़िया से देख लेंगे तो हर एक बात बारीकी से समझ में आ जाएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप आराम से चैप्टर पढ़ के ऑब्जेक्टिव समझ के और ऑब्जेक्टिव क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो पूरा देखिएगा। बाकी यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का। तो आप हमारा हेल्प कीजिए ताकि हम शिक्षा को हर विद्यार्थियों तक पहुंचा सके और सारे बच्चे आसान भाषा में और प्रीमियम कंटेंट को समझ सके। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। आई हैव अ ड्रीम हमारे चैप्टर का नाम है, रेनबो पार्ट 2 आपके बुक का नाम है। और आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम का मतलब क्या होगा, मेरा एक सपना है या मेरे पास एक सपना है। ये जो वाक्य है, ये वाक्य कहा गया है किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आप याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक शब्द ऐड हुआ है, जूनियर। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो इस कथन को कहने वाले हैं, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पहले समझेंगे। आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो यहाँ पर खड़े हैं, इन्हीं का नाम जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी सी भीड़ दिखाई दे रही होगी, बहुत लाखों लोग हैं। इसी भीड़ को मार्टिन लूथर किंग जो है ना यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। और जो मार्टिन लूथर किंग ने यहाँ पर भाषण दिया, उसी भाषण का नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम। उसी भाषण का नाम क्या है, उसी स्पीच का क्या नाम है, आई हैव अ ड्रीम। तो स्टार्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करते ही आपको दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल गए। पहला क्वेश्चन क्या, कि आई हैव अ ड्रीम जो है, इस चैप्टर के राइटर कौन है, इस चैप्टर के स्पीकर कौन है। इस चैप्टर के स्पीकर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, दूसरा जो ये चैप्टर है, दूसरा जो ये ऑब्जेक्टिव है कि आई हैव अ ड्रीम जो ये चैप्टर है ये क्या है। क्वेश्चन पूछेगा कि विच टाइप ऑफ प्रोज आई हैव अ ड्रीम। तो वहां पे आपको याद रखना है कि ये चैप्टर जो है वो एक प्रकार का स्पीच है, ये चैप्टर जो है वो एक प्रकार का क्या है, भाषण है। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बन गए। तो इस भाषण में, आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है, इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या कहा है, उस चीज को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन कैसा रहा, किस तरह से वो इस बड़े से जो क्या बोलते हैं लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है, इन लोगों को किस तरह से मार्टिन लूथर किंग ने स्पीच दिया, क्यों दिया, मार्टिन लूथर का जीवन कैसे चला, ये सारी चीजों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। और जिससे काफी अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो चलिए धैर्य से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि एक एक लाइन को आप बड़े बारीकी से समझ सके और उसका आप यूज कर सके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए। अबाउट द ऑथर, तो आप तो जान ही चुके हैं कि हमारे ऑथर का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1929, 1929 में। ठीक है, और जो इनकी मृत्यु हुई है वो हुई है 1968 में, 1968। तो इनका ये जीवन काल है, ये इनका लाइफ पीरियड है, आप देख सकते हैं 1929 टू 1968। दिस इज द लाइफ पीरियड ऑफ मार्टिन लूथर किंग। तो यदि आप इसको देखेंगे तो बहुत कम इनका जीवन काल रहा है, छोटा सा जीवन है, और इसी छोटे से जीवन में इन्होंने बहुत बड़े काम किए, और जिसके वजह से आज इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे देश में भगत सिंह, जिनका छोटा सा जीवन, लेकिन उस छोटे से जीवन के लिए भगत सिंह ने इतने बड़े काम किए कि बड़े बड़े लोगों की सफलताएं, बड़े बड़े लोगों की महानताएं उनके जीवन के सामने छोटी पड़ जाती है। तो बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग भी वैसे ही थे। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जानना है कि जो मार्टिन लूथर किंग थे ये बेटा अमेरिका से थे। ठीक है ना, ये कहाँ से थे? तो सर अमेरिका से थे। मार्टिन लूथर किंग जो थे ये कहाँ से थे? अमेरिका से। ये एक क्वेश्चन आएगा कि मार्टिन लूथर किंग बिलोंग्स टू, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा अमेरिका, कभी कभी अमेरिका नहीं देता तो यूएसए दे देता है, तो आप उसको टिक कर लेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ? तो 1929 में। और मार्टिन लूथर किंग वाज डाइड इन, तो 1968 में। ठीक है, इतना क्लियर है। कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर। बैप्टिस्ट का मतलब होता है ईसाई। ठीक है, मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, करे कि समझिए कि एक ईसाई नेता थे ट्रेनिंग से। ठीक है, बिकेम, जो बाद में बिकेम मतलब बन गए, ए सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता को कहा जाता है सिविल राइट एक्टिविस्ट। मार्टिन लूथर किंग जो अपने प्रशिक्षण से, जो अपने ट्रेनिंग से एक ईसाई नेता थे, जो बाद में बन गए सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता। आप जरा इसको और आसानी से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक गरीब व्यक्ति है, उसे कोई बुरे तरह से पीट देता है, तो वो व्यक्ति पुलिस के पास जाएगा अपनी सहायता के लिए। और यदि वो पुलिस के पास सहायता के लिए गया है, इसका मतलब कि वो कमजोर है, क्योंकि यदि उसके पास भी ताकत रहती तो फिर वो जिस व्यक्ति ने उसे पीटा है वो भी उसे पीट देता। तो पुलिस ने उसकी उतनी सहायता नहीं की जितनी करनी चाहिए, तो वो सोचा चलो कोर्ट में चलते हैं। तो कोर्ट में जाएगा तो वो जज साहब के सामने तो खुद अपना केस लड़ेगा नहीं, उसका केस लड़ने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम वकील कहेंगे। अब वकील ने भी उसे बोला भाई कि आप पहले कुछ थोड़ा सा दान दक्षिणा दीजिए, जैसे कि पुलिस वाले ने बोला था। अब उसके पास तो दान दक्षिणा है नहीं, तो वो दे कहाँ से? तब वो व्यक्ति न्याय से वंचित हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने के लिए कुछ लोग होते हैं जो बिना रुपए पैसे की, बिना किसी स्वार्थ के वैसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं जिनके स्वतंत्रता के अधिकारों को कुचला जाता है। वैसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं जो व्यक्ति समाज में शोषित है, कुलसित है, पीड़ित है। और जो व्यक्ति इन व्यक्तियों की सहायता करते हैं उन्हीं व्यक्ति को कहा जाता है सिविल राइट एक्टिविस्ट, नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता। तो हमारे जो यहाँ के लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता थे। जो अमेरिका में नीग्रोज लोग होते थे, जो अमेरिका में अश्वेत लोग होते थे, उन अश्वेत लोगों की ये सहायता करते थे उनका अधिकार पाने में, उनका नेतृत्व करते थे, आंदोलन करते थे। क्योंकि अमेरिका में उस समय अश्वेत लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव होता था। अमेरिका में रंग के आधार पर किया जाने वाला वो सबसे बड़ा भेदभाव था पूरे विश्व में।
जैसे कि आज भी आपको कहीं कहीं साउथ अफ्रीका के देशों के लोगों के साथ भेदभाव, अभी चूंकि तो आज मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उस समय अमेरिका में बहुत बड़ा भेदभाव था। तो इसीलिए ये एक ईसाई नेता होने के साथ मैंने चर्च में पहले काम किए, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए, और मैंने आपको बता दिया कि सिविल राइट एक्टिविस्ट क्या होता है। ठीक है। अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर के प्रारंभिक दौर में ही ये सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए थे। लीडिंग, तथा इन्होंने नेतृत्व किया, लीडिंग मोंटेगोमरी बस बाइकॉट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक नाम कि आराम से, कि मार्टिन लूथर किंग जो एक ईसाई नेता थे या ईसाई कार्यकर्ता थे, बाद में वो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने लगे अपने करियर के प्रारंभिक दौर में। लीडिंग, और साथ ही साथ उन्होंने नेतृत्व किया, किस चीज का नेतृत्व किया, तो मोंटेगोमरी बस बाइकॉट। नाम याद रखेंगे कि मोंटेगोमरी बस बाइकॉट का नेतृत्व किसने किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न हुआ कि सर ये मोंटेगोमरी बस बाइकॉट क्या है। तो देखिए, मोंटेगोमरी बस बाइकॉट क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में पहले समझाता हूँ। ठीक है। अमेरिका में एक बस कंपनी थी जिसका नाम था मोंटेगोमरी। ठीक है। और जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अमेरिका में उस समय अश्वेत लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव होता था। तो उस कंपनी ने ऐसा नियम बना के रखा था, या प्रायः जो भी परिचालन का काम करते थे, कि जो अश्वेत लोग हैं उनको बस का किराया तो उनसे लिया जाएगा, लेकिन उनको सीट नहीं दिया जाएगा। अश्वेत लोगों के लिए बस में पीछे की 1 2 4 सीटें होती थी, और वैसी स्थिति में भी यदि कोई श्वेत नागरिक खड़ा है तो वो अश्वेत नागरिक को उठा के वहां पर क्या कर देता था, बिठा देता था। एक बार हुआ क्या कि एक अश्वेत महिला, जो जिसकी उम्र 50 60 से ज्यादा ही होगी, उस महिला ने क्या किया कि बस का टिकट लिया और वो एक ऐसे सीट पर बैठ गई जो सीट आरक्षित था श्वेत व्यक्ति के लिए। उसने पूरा किराया भी दिया। इसके वजह से कुछ श्वेत नागरिकों ने, कुछ उदंड व्यक्तियों ने उसे पीटा और बस से, चलते हुए बस से धक्का देके नीचे गिरा दिया, जिसमें उसे बहुत बुरी चोट आई। इस बात से पीड़ित होकर, इस बात से क्रोधित होकर, और श्वेत नागरिकों ने, जिसे यहाँ पर निग्रोज कहा जाएगा, उन लोगों ने बस पे चढ़ना बंद कर दिया। जो मोंटेगोमरी कंपनी की बस थी उस पे चढ़ना इन लोगों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और सारे लोगों ने कई महीनों तक बस पे नहीं यात्रा किया, जिससे बस कंपनी का हालात एकदम खस्ता हो गया। ये लोग अपने ऑफिस कार्यालय जाते थे या तो पैदल जाते थे, या फिर अश्वेत लोगों में भी कुछ अच्छे अमीर लोग होते थे, वो लोग अपनी प्राइवेट कार को टैक्सी के रूप में चलाने लगे। लेकिन ये लोग बहिष्कार कर दिए। आप एक बात समझिएगा कि बस, जितने लोग टिकट खरीद के सीट पे बैठते हैं उससे बस नहीं चलती है। बस उसी से चलती है जो लोग बस के ऊपर छत पे बैठते हैं, उसमें धक्का मुक्की करके खड़े होते हैं, उनसे बस चलती है। तो चूंकि बस में कार्य करने वाले लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जो लोग आए सब लोग बराबर है, लेकिन यहाँ तो बात रंग का भेदभाव था, और इसी आंदोलन को यहाँ पर नाम दिया गया है मोंटेगोमरी बस बाइकॉट। और इसका नेतृत्व किसने किया, लीडिंग, इसका नेतृत्व किया किसने किया, तो इसका नेतृत्व किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ठीक है। एंड हेल्पिंग, और इस आंदोलन के थ्रू उन्होंने सहायता किया टू फाउंड, फाइंड का वर्ब टू है, पाने में, द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। इस आंदोलन से उन्होंने जो साउथ में, अमेरिका के साउथ में ईसाई, अश्वेत ईसाई लोगों की लीडरशिप थी, उनकी इन्होंने सहायता की। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, प्रभावित थे मार्टिन लूथर किंग किससे, गांधी जी से थे। हिज फिलोसफी, उनके गांधी जी के दर्शन से प्रभावित थे। ऑफ नॉन वायोलेंट रेजिस्टेंस, और जिस तरह से गांधी जी ने भारत में अपने नॉन वायोलेंट अपने अहिंसात्मक आंदोलन से अंग्रेजों पे उन्होंने विजय प्राप्त की, उस प्रकार के तरीकों से मार्टिन लूथर किंग भी प्रभावित थे। एंड ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और यही नॉन वायोलेंट तरीके के कारण पूरे विश्व का ध्यान जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ओर जाता है। क्योंकि आप सोचिए
कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने लोग डंडे लेकर खड़े हैं, जिसके सामने लोग लाठियां लेकर खड़े हैं, बंदूकें लेकर खड़े हैं, और वो व्यक्ति अपने बचाव में किसी पे हाथ भी नहीं उठाता है, बल्कि वो ये कहता है कि हम किसी के फिजिकल फोर्स को हराएंगे अपने सोल फोर्स से, मतलब शारीरिक बल को हम लोग हराएंगे आत्मिक बल से। आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंतरात्मा में कितनी बड़ी ताकत होगी। आप महात्मा गांधी का ही एग्जाम्पल लेकर देखिए कि महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे, जो डंडा लेकर जरूर चलते थे, लेकिन आज तक उन्होंने पूरी जिंदगी में उस डंडा का इस्तेमाल किसी पे नहीं किया। और हमारा स्वभाव क्या है कि हम चलते हैं, यदि थोड़ा सा किसी से टकरा जाए तो चिन्हत नहीं खो बता दे, इस प्रकार का स्वभाव है। तो इस अहिंसात्मक तरीके से जो वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे, मार्टिन लूथर किंग की ओर पूरे विश्व का ध्यान आया। और चूंकि ये अश्वेत लोगों के अधिकारों की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, तो इसीलिए पूरे विश्व का ध्यान मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ओर गया। और कह रहा है कि इसका परिणाम हुआ कि 1964 1964 में किंग मार्टिन लूथर किंग बिकेम बन गए द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। और एक 1964 में मार्टिन लूथर किंग बन गए उस समय के विश्व के सबसे नौजवान व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, शांति के लिए, ठीक है, फॉर हिज एफर्ट्स, जो इन्होंने प्रयास किए टू एंड, समाप्त करने के लिए, सेग्रीगेशन, अलगाववाद को समाप्त करने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, थ्रू सिविल डिसओबीडियंस, अपने सविनय अवज्ञा के द्वारा, एंड अदर नॉन वायोलेंट वेज, और भी अहिंसात्मक तरीके के द्वारा जो इन्होंने जातिगत भेदभाव और अलगाववाद को खत्म करने के लिए प्रयास किए, उस प्रयास का ही परिणाम हुआ कि 1964 में मार्टिन लूथर किंग विश्व के सबसे नौजवान व्यक्ति बन गए नोबेल प्राइज पाने वाले, ठीक है। लेकिन आप अच्छे काम जितने करेंगे आपके दुश्मन उतने बनते जाएंगे। कि दुनिया में आप समझिए कि रावण की पूजा करने वाले भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो राम को भी गलत मानते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग के इन अच्छे कामों की वजह से जो ये अपने अश्वेत भाई बहनों के लिए कर रहे थे, इनका कहना था कि भाई यदि कोई एक ही देश में नागरिक जन्म लिए हैं तो सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। तो इसीलिए इन भाई बहनों के लिए जो वो काम कर रहे थे उससे बहुत सारे लोग नाखुश थे, और उसका परिणाम क्या हुआ कि किंग वॉज एसिसिनेटेड। मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई ऑन अप्रैल 4 1968, 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई इन मेम्फिस टेनेसेस में। मेम्फिस शहर के टेनेसेस में इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई 4 अप्रैल 1968 को, और इनके जीवन लीला समाप्त कर दिया गया। लेकिन मार्टिन लूथर किंग के शरीर को मारा गया, इनकी सोच को नहीं, क्योंकि सोच इनकी आज भी जिंदा है, तभी इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क, जो मार्टिन लूथर किंग ने एक लेखक के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, इंक्लूड, उन कार्यों में शामिल है ए स्ट्रेंथ टू लव, जिसको इन्होंने 1953 में 1953 में लिखा, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मोंटेगोमरी स्टोरी, जिसको इन्होंने 1958 में लिखा, वाई वी कांट वेट, जिसको ये 1964 में लिखे, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, चाउस और कम्युनिटी, जिसको इन्होंने 1968 में लिखा। ये यहाँ पर कुछ मार्टिन लूथर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य है, लेख है। आगे क्या कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है, वो चैप्टर क्या है, वो चैप्टर एक प्रकार का स्पीच है। ही डिलीवर्ड, जिसको उन्होंने डिलीवर किया है, जिसको उन्होंने दिया है, ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल। स्टेप्स का मतलब वो होता है सीढ़ियों पे खड़े होकर। जिस भाषण को इन्होंने दिया है आई हैव अ ड्रीम, जिसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इज ए स्पीच, एक स्पीच है। ही डिलीवर्ड, जिसको इन्होंने दिया है ऑन द स्टेप्स, खड़े होकर सीढ़ियों पे, ऑफ द लिंकन मेमोरियल। लिंकन मेमोरियल एक स्मारक का नाम है जो अब्राहम लिंकन के याद में बनाया गया है इन वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में अब्राहम लिंकन के याद में बनाई गई स्मारक का नाम है लिंकन मेमोरियल।
और उसी लिंकन मेमोरियल के स्टेप्स सीढ़ियों पे खड़े होकर मार्टिन लूथर किंग ने इस भाषण को दिया जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। और कब दिया? तो अगस्त 28 1963, 28 अगस्त 1963 को इस भाषण को उन्होंने दिया। हियर ही स्पीक्स, और इस भाषण में वो बात करते हैं अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपनों के बारे में। करें कि ऑफ सीइंग, जो वो देखते हैं सपना, अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, कि अमेरिका का जो एक शहर है जिसका नाम है अल्बामा, उस शहर में अश्वेत लोगों की आबादी काफी है और वो शहर काफी पिछड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं सपना देखता हूं कि अल्बामा जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट हो गया है, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, और वहां पर किसी भी प्रकार की जातिगत, किसी भी प्रकार का रंग भेद का अंतर नहीं है बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक्स, चाहे वो श्वेत लोग हो या अश्वेत लोग हो। ये उनका सपना है और इसी सपना का वो जिक्र करते हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में वो बताते हैं कि उनका क्या मतलब अमेरिका के अश्वेत लोगों के लिए सपना है, वो कैसे देश के रूप में अमेरिका को देखना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें हम उनके स्पीच में पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहले था आपका मार्टिन लूथर किंग के बारे में परिचय था। अब एक चीज समझिए कि सबसे पहले आपको ना इनके ये जो परिचय है, इनका जो जीवन है, इसको बढ़िया से आपको एक दो बार पढ़ना है। एक दो बार वीडियो को सुनिए, मैंने लाइन बाय लाइन हर एक शब्द का मतलब बताया है, सारी चीजें। और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत 7 8 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, उसको भी आप देखिए। और फिर हम लोग अब चैप्टर की ओर चलेंगे। चैप्टर से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे और साथ ही साथ हम लोग मार्टिन लूथर किंग के विचारों के बारे में भी जानेंगे। और उसके साथ ही साथ इस चैप्टर से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। और यही चीज है, ठीक है। आगे एक लाइन दो लाइन और है, इसको भी देख लेते हैं। और कह रहा है कि जो द स्पीच, जो ये भाषण इन्होंने दिया, इस भाषण की वजह से अमेरिका में ये एक महान वक्ता के रूप में याद किए जाते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं कि 5 स्कोर ईयर्स अगो। अब स्कोर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 20। माने एक स्कोर का मतलब 20 साल, तो 5 स्कोर का मतलब 100 साल। तो लेखक क्या कह रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग अपना भाषण देना शुरू किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वो, ये वही तस्वीर है जब वो स्पीच दे रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही तस्वीर है जब आप स्पीच दे रहे थे लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पे खड़े होके। आप देख सकते हैं कि इधर, इधर और ये पूरा, ये सारे लोग ही लोग भरे हुए हैं। अब इससे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग ये स्पीच को सुनने यहाँ पर आए थे। और अब मार्टिन लूथर किंग जो है वो बोलना शुरू कर चुके हैं। आइए मार्टिन लूथर किंग के स्पीच को बड़े ध्यान से, बड़े भाव से समझेंगे। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही है ना। तो उन चीजों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, देखेंगे। तो कह रहे हैं कि 5 स्कोर ईयर्स अगो, आज से लगभग कितने साल पहले? 100 साल पहले। ए ग्रेट अमेरिकन, कहे कि आज से 100 साल पहले ए ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड। करे कि आज से 100 साल पहले एक महान अमेरिकी, जिसके सिंबॉलिक मतलब जिसके प्रतीकात्मक छाया में हम लोग क्या है? खड़े हैं, ठीक है।
क्या कह रहे हैं बाबू कि आज से 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिसकी प्रतीकात्मक छाया में हम लोग खड़े हैं। तो आखिर वो 100 साल पहले कौन महान अमेरिकी था जिसकी छाया में मार्टिन लूथर किंग लोग खड़े हैं? तो उन्हीं का नाम था अब्राहम लिंकन। क्योंकि आपको याद होगा, अभी मैंने बताया कि ये स्पीच जो है वो मार्टिन लूथर किंग लिंकन मेमोरियल से खड़े होकर दे रहे हैं। लिंकन मेमोरियल अमेरिका के राज्य वाशिंगटन डीसी में है, और इस लिंकन मेमोरियल को अब्राहम लिंकन की याद में बनाया गया है। तो भाषण को यहीं से शुरू किया उन्होंने कि आज से 100 साल पहले जिस महान अमेरिकी की प्रतीकात्मक शैडो मतलब छाया में वी स्टैंड हम लोग खड़े हैं, साइंड, उन महान व्यक्ति ने, उन महान अमेरिकी ने हस्ताक्षर किया था, साइन किया था द इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या हो जाता है? आजादी या मुक्ति के प्रोक्लेमेशन, घोषणा पे। करे कि आज से 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिसके प्रतीकात्मक छाया में हम लोग क्या है? खड़े हैं। जिसके प्रतीकात्मक छाया में हम लोग क्या है? खड़े हैं। ठीक है, चलिए। करे कि आज से 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिसके प्रतीकात्मक छाया में हम लोग खड़े हैं, उस महान अमेरिकी ने साइन किया था किस चीज पे? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब आजादी या मुक्ति के घोषणा पे। और वो आजादी या मुक्ति किसके लिए थी? वो आजादी या मुक्ति थी निग्रो लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए। कि अमेरिका में जितना अधिकार श्वेत लोगों का है उतना ही अधिकार अश्वेत लोगों का भी है। इसी आजादी के घोषणा पत्र पे आज से 100 साल पहले साइन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। कह रहा है कि दिस मोमेंटस, और वो जो क्षण था, है ना, वो जो क्षण था, डिक्री, और उस क्षण का जो आदेश था, जो निर्णय था, है ना, केम, आया था एज अ ग्रेट बीकॉन, एक महान प्रकाश पुंज की तरह। जैसे कि आप देखेंगे कि अंधेरा कमरा में कहीं से छोटा सा छिद्र होता है तो वहां से प्रकाश की किरणें जाती है, उसी तरह से एक प्रकाश पुंज की तरह वह आदेश आया था, लाइट ऑफ होप, आशा की किरण बन के, टू मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लेव, लाखों करोड़ों अश्वेत गुलामों के जीवन में। आपको समझ में आ रहा है ना? मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि आज से 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उन्होंने साइन किया था निग्रो लोगों के आजादी के घोषणा पत्र पे। और उन्होंने कहा था कि सारे लोगों को अमेरिका में समान अधिकार मिलेंगे। और वो जो फैसला था वो निग्रो, लाखों निग्रो लोगों के जीवन में आशा की किरण बन के आया था। कह रहा है कि उन निग्रो लोगों के जीवन में who had been seared, जो निग्रो लोग झुलस गए थे इन द फ्लेम्स, आग में, ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, अन्याय की आग में। कह रहे कि जो निग्रो लोग झुलस गए थे अन्याय की आग में, उनके जीवन में महान आशा का किरण बन के आया था वो फैसला जो आज से 100 साल पहले लिया गया था। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक। कहते कि वो आया था जैसे कि एक लंबी डे ब्रेक मतलब भोर, जैसे कि एक लंबी रात होने के बाद एक खुशनुमा सुबह आती है, वो फैसला उसी तरह से आया था। टू एंड, समाप्त करने के लिए, द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। कैप्टिविटी जिस तरह से मानो कि लंबी कारावास की रात को, मान लो कि किसी को उम्र कैद की सजा हुई हो, एक दिन बोला कि आज आपकी सजा खत्म हो गई, तो उसके लंबे कारावास की रात का जो अंत होने वाली सुबह होता है वो उसके लिए सबसे खूबसूरत होता है। उसी तरह से निग्रो लोगों के जीवन में वो दिन जो था वो सबसे खूबसूरत था, जिस दिन अब्राहम लिंकन के द्वारा इस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया गया था कि अमेरिका में व्हाइट पीपल्स एंड ब्लैक पीपल्स दोनों लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए कि क्या वो फैसला ठीक से लागू हो पाया था? यदि वो फैसला ठीक से लागू हो पाया होगा तो फिर आज मार्टिन लूथर किंग खड़े होकर स्पीच क्यों दे रहे हैं? आज मार्टिन लूथर किंग खड़े होकर
आज इतना बड़ा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मोंटेगोमरी बस बाइकआउट किया, इसी आंदोलन की वजह से मार्टिन लूथर किंग को मर्डर कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। मतलब वो फैसला जो है वो ठीक से लागू नहीं हुआ है। मार्टिन लूथर किंग याद दिला रहे हैं अमेरिकी सरकार को कि देखिए, जिस अधिकार को देने का वादा आपने आज से 100 साल पहले कर लिया था, वो अधिकार आज तक अश्वेत लोगों को नहीं मिला है। और बउआ जरा आप भी ध्यान से सोचिए कि मान लो कि मैं जन्म लेता हूं और मैं काला जन्म ले लिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं ब्राह्मण हूं, इस वजह से यदि किसी और कास्ट वाले मुझसे नफरत करते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। या कोई किसी और तबके से आता है, कोई और जाति से आता है, और बस उसका यही कसूर है कि वो किसी और जाति से आता है, इसकी वजह से उसके साथ क्या किया जाए, अत्याचार किया जाए, उसके साथ भेदभाव किया जाए, उसे अछूत माना जाए। कितनी बड़ी नीचता है ये समाज में। ये इससे तो अच्छा पशुओं का समाज होगा यदि ऐसे समाज में कोई नीचता है। और ऐसे देश अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, ऐसे समाज अपने आप को एकतावादी समाज कहता है, तो ऐसा समाज रहने से क्या फायदा जहां पर इंसान इंसान में प्रेम ना हो। हमारा और आपका और सारे लोगों का बस एक ही बात सच है कि हम सारे लोग मानव हैं, हम सारे लोग इंसान हैं, और यही सच रहेगा तो हम सारे लोग प्रेम से रह सकेंगे। तो मार्टिन लूथर किंग यहाँ पर अपने देश के सरकार को, लोगों को, अपने लोगों को याद दिला रहे हैं कि जिस अधिकार को देने का वादा आज से 100 साल पहले किया गया था, वो अधिकार आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, पैराग्राफ नंबर 2, आप देखेंगे यहाँ पे एक एक लाइन को समझेंगे कि बट 100 years लेटर वी मस्ट फेस द ट्रेजिक, करें कि लेकिन वी 100 years लेटर, 100 साल बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रेजिक, हम लोग दुखों का सामना कर रहे हैं। वी मस्ट फेस द ट्रेजिक, हम लोग दुखों का सामना कर रहे हैं। फैक्ट दैट, और सच ये है कि द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, निग्रो जो लोग हैं वो आज भी स्वतंत्र नहीं है, उनके साथ आज भी गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है। करे कि 100 years लेटर, 100 साल बाद भी द लाइफ ऑफ द निग्रो, जो निग्रो लोगों का जीवन है, इज स्टिल, अभी भी सैडली क्रिपल्ड। समझिए कि निग्रो लोगों के जीवन को क्या कर दिया जा रहा है, अपंग कर दिया जा रहा है, बुरी तरह से कुचल दिया जा रहा है, उनके पंखों को काट दिया जा रहा है। करेक्ट, निग्रो लोगों के जीवन को सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स, कैसे उनको हथकड़ियां पहना दी जा रही है। कैसी हथकड़ियां? ऑफ सेग्रीगेशन, जातिगत अलगाव की हथकड़ियां। और उन्हें जातिगत अलगाव की हथकड़ियां पहना के एक कोने में धकेल दिया जा रहा है कि आप इधर रहो भाई, आप इधर मत आओ। और कह रहा है एंड चेन्स, समझो कि शरीर में उनको बहुत सारे क्या कर दिए गए, जंजीर लगा दिए गए हैं। ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कैसा जंजीर? भेदभाव का जंजीर, शरीर में उनको भेदभाव का जंजीर लगा दिया गया है। 100 years लेटर, कह रहा है कि उस घोषणा पत्र के 100 साल बाद भी द नीग्रो लीव्स, नीग्रो लोग, अश्वेत लोग रहते हैं ऑन अ लोनली आइलैंड, एक सुनसान द्वीप पर। और वो सुनसान द्वीप कैसा है? पोवर्टी, गरीबी का द्वीप है, इन द मिड्स ऑफ वेस्ट ओशियन। और कह रहे हैं कि वो गरीबी का द्वीप कहाँ है? एक बहुत बड़े ओशियन, समंदर के बीच में है, ऑफ मैटेरियल प्रोस्पेरिटी। और बस वो द्वीप ही गरीबी से झुलस रहा है, उसके आसपास के जो जगह है मैटेरियल प्रोस्पेरिटी, वो बहुत समृद्ध है। करे कि वो जगह जहां पे बस निग्रो लोग रहते हैं, वही जगह पिछड़ा हुआ है। उसके आसपास के सारे जगह जो है वो खूब डेवलप किया है, वहां पे सारी सुविधाएं हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी फैसिलिटीज मिल रही है। लेकिन निग्रो लोग जो है आज भी हर जगह कुचले जा रहे हैं, निग्रो लोगों का अधिकार हर जगह छीना जा रहा है, निग्रो लोगों को आज हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। ये बात मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि 100 years लेटर, उस घटना के, उस घोषणा पत्र के 100 साल बाद भी द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी।
एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड्स। करेक्ट, उस घटना के 100 साल बाद भी जो निग्रो लोग हैं वो खुद को पाते हैं जैसे कि उन्हें कोना में दबा के अलग थलग कर दिया गया हो। और फाइंड्स हिमसेल्फ, और वो खुद को पाते हैं जैसे कि वो खुद के ही देश में खुद के जमीन से क्या कर दिए गए हो, निकाल दिए गए हो। और कह रहा है कि सो वी हैव कम हियर, आज इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। So we have come here today as to dramatize an appalling condition, कि उस दुखद स्थिति का आज हम लोग यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दे सके, दुनिया को ये दिखा सके कि इस अमेरिका में निग्रो लोगों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। ये वही अमेरिका है जिस अमेरिका में आज से 100 साल पहले एक अमेरिका के महान अमेरिकी ने क्या किया था, ये वादा किया था कि निग्रो लोगों को बराबर अधिकार मिलेंगे। लेकिन उस वादे का आज तक कुछ नहीं हुआ और निग्रो लोग जो है वो गुलामों की तरह जिंदगी को जी रहे हैं। ये बात मार्टिन लूथर किंग ने अपने स्पीच में कही। आप एक छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं, चाहेंगे तो पानी वगैरह पी सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आके भी देखिएगा क्योंकि लंबा चैप्टर है। एक ही बार लगातार देखिएगा तो हो सकता है कि बाउंस भी हो जाए। थोड़े गैप लगा लगा के देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और फिर आप सारी बातों को आराम से समझ भी जाइएगा। ठीक है, चलिए। पैराग्राफ नंबर 3 है, थोड़ा सा बड़ा है, आइए देखते हैं। करेक्ट, इट इज ऑब्वियस टुडे। क्या कर रहे हैं बेटा? Correct. It is obvious today that America is defaulted on this promissory. करेक्ट, ये स्पष्ट है कि अमेरिका ने अपने उस प्रॉमिसरी, अपने उस वादे को क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है। उस वादे को अमेरिका ने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, जो वादा आज से 100 साल पहले किया गया था। नोट, इन सो फार, जहां तक एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, जहां तक बात है उसके नागरिकों का रंग से संबंध होना, इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस स्केयर्ड ऑब्लिगेशन, करे कि इसके बदले में कि अमेरिका इस पवित्र दायित्व को निभाए, अमेरिका हैज गिवन, अमेरिका ने दे दिया द नीग्रो पीपल, अश्वेत लोगों को ए बैड चेक, एक चेक थमा दिया है ना। वो चेक कैसा है, बैड चेक है। चेक तो आप जानते हैं ना, जिस पे साइन करके, अब मान लो कि आप मेरे पास आए और बोले कि सर 20,000 रुपये देना, ना बेटा 20,000 क्या है, ये लो मैंने तुम्हें चेक दे दिया 50,000 के। तुम खुश हो गए कि सर मेरे को 50,000 दे दिए। 50,000 तब तक तुम्हारे हाथ में नहीं जब तक वो चेक क्या नहीं हो जाए, भून नहीं जाता है, कैश नहीं हो जाता है। और मान लो कि तुम गए अकाउंट में और 50,000 की जगह पे 50 रुपया है, तो वहीं बोलेंगे कि वो चेक क्या है, बैड चेक है। अमेरिका ने जो वादा किया तो वो वादा तोड़ के हमें और निग्रो लोगों के हाथों में थमा दिया है एक बैड चेक, विच हैज कम बैक मार्क्ड, जो वापस आ गया है मार्क्ड, ठप्पा लगा के, इनसफिशियंट फंड्स, की खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, मतलब निग्रो लोगों के लिए न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है। और कह रहा है बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, हम लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। भले अमेरिका ने जो किया है वो ठीक है, अमेरिका ने जो किया है वो ठीक है, हमारे साथ धोखा कर दिया, लेकिन लेखक कर मार्टिन लूथर किंग कि वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, हम लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट।
कि जो न्याय का बैंक है, बैंक ऑफ जस्टिस, जो न्याय का बैंक है, बैंकरप्ट, वो कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। न्याय का बैंक कभी भी खाली नहीं हो सकता। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, हम लोग मानने से इनकार करते हैं दैट कि देयर आर insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation। करे कि हम लोग इस बात से मानने को इनकार करते हैं कि जो देश की वॉल्ट्स, जो तिजोरी है, उस तिजोरी में अवसरों की कमी नहीं है। देश की तिजोरी में अवसर पर्याप्त है, भले अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया, ठीक है। सो वी हैव कम्स, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सो वी हैव कम, हम लोग यहाँ पे आए हैं टू कैश दिस चेक। वो जो चेक अमेरिका ने हम लोगों को ठप्पा लगा के दे दिया, वादा तोड़ के भेज दिया, उस चेक को आज हम लोग यहाँ पे कैश करने आए हैं। मतलब हम अपना अधिकार लेने आए हैं, अपना न्याय लेने आए हैं। करे कि ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिच ऑफ फ्रीडम। कह रहा है कि ये वैसा चेक है, विल गिव अस अपॉन डिमांड, जो ये मांग करता है रिच ऑफ फ्रीडम, आजादी की दौलत का मांग करता है। धन रुपया नहीं चाहिए, आजाद दौलत चाहिए। लेकिन कैसी दौलत? आजादी रूपी दौलत। एंड द सिक्योरिटी, और सुरक्षा चाहिए। किस चीज का? जस्टिस, न्याय की सुरक्षा चाहिए। करेक्ट, वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट। करेक्ट कि हम लोग आज इस पवित्र जगह पर आए हैं। पवित्र जगह कर रहे हैं क्योंकि वो अब्राहम लिंकन के याद में बनाया हुआ जगह है। आज हम लोग इस पवित्र जगह पे आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को इस बात का याद दिलाने के लिए ऑफ द फियरेस ऑफ अर्जेंसी ऑफ नाउ, कि एकदम अब तत्काल में उस चेक पे जो हमारी क्या है, आजादी है, जो न्याय है, उसको मतलब दिया जाए एकदम। मतलब देश को ये याद दिलाने आए हैं कि यदि अब निग्रो लोगों को बराबर अधिकार नहीं दिया गया तो अच्छी बात नहीं होगी। दिस इज नो टाइम टू engage in the luxury of cooling off or take the tranquilizing drop of gradualism। करे कि अब समय नहीं है कि लोग लग्जरी में बिजी रहे या क्रमिक रूप से निग्रो लोगों का शोषण करते रहे। ऐसा नहीं है। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सिग्रीगेशन टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। करे कि अब समय है, किस चीज का समय है? कि अब हम लोग जो सुनसान अंधेरी घाटियां हैं, उस घाटियों से निकले और उस घाटियों से निकलकर हम लोग आगे बढ़े सनलिट पाथ, प्रकाशमयी रास्ते की ओर ऑफ रशियल जस्टिस, जहां पर जातिगत न्याय हो। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन। करे कि अब समय है कि हम अपने देश को निकाले, ऊपर उठाए फ्रॉम द क्विक सेंड्स ऑफ रशियल इनजस्टिस, जो अन्याय की दलदल में जहां पे देश हमारा फंसा हुआ है, वहां से निकाल के हम अपने देश को लेकर जाए टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के मजबूत चट्टान की ओर। और ये बात मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। और अमेरिका के लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो है, यदि वो निग्रो लोगों की बातों को नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब हम लोग अपने अधिकार को लेके रहेंगे। अब हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और हम अपने अधिकार को पाएंगे। ये बात कहा, किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने लोगों से कहा। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ जो है इसको देखते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग का जो ये स्पीच है, उसका अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 4 देखेंगे। और इस पैराग्राफ में मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा है अपने नीग्रोज लोगों से, अमेरिका से, उस बात को समझेंगे। कह रहे हैं कि इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट। कह रहे हैं कि इट वुड बी फैटल, फैटल का मतलब क्या होगा? घातक, खराब। फॉर द नेशन, बोले कि ये जो राष्ट्र है, अमेरिका का देश है, उस देश के लिए बड़ा ही घातक होगा टू ओवरलुक, यदि ध्यान नहीं दिया गया, द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट,
इस समय की जरूरत को, समय की नजाकत को, मतलब जो निग्रो लोगों पे अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार पर यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर ये अमेरिका के लिए बड़ा ही खराब होगा। एंड टू अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मतलब क्या, नजरअंदाज करना। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प ऑफ द नीग्रो, और कह रहा है कि जो नीग्रो लोगों का दृढ़ संकल्प है, यदि उस दृढ़ संकल्प को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, तो ये नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा फैटल सिद्ध होगा, बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा। करें कि दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रो लेजिटिमेट, करें कि दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नीग्रो, बोले कि नीग्रो लोगों के अंदर ये जो उबलती हुई ज्वाला है, नीग्रो लोगों के अंदर जो ये गर्मी है, नीग्रो लोगों के अंदर ये जो डिसकॉन्टेंट है, असंतोष है, वो असंतोष, वो गर्मी लेजिटिमेट, वो बिल्कुल उचित है, वो गर्मी बिल्कुल कानूनी है। विल नॉट पास, और बोले कि ये तब तक गर्मी नहीं खत्म होगी अनटिल, जब तक देयर इज एन इनवायोग्रेटिंग, जब तक एक खूबसूरत ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, जब तक एक खूबसूरत आजादी का और समानता का मौसम ना आए, तब तक ये निग्रो लोगों के अंदर जो गर्मी है ये चलती रहेगी। निग्रो लोगों के अंदर जो ये असंतोष है ये चलता रहेगा, और ये असंतोष कोई नाजायज नहीं है। उन्होंने कहा कि ये असंतोष लेजिटिमेट है। आज से 100 साल पहले ही वादा किया गया, घोषणा पत्र पे साइन किया गया कि निग्रो लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, निग्रो लोगों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन आज तक वो अधिकार निग्रो लोगों को नहीं मिला है। और इस कारण से, और इस कारण से निग्रो लोगों के अंदर जो ये क्या है, असंतोष है, ये असंतोष जायज है और ये असंतोष रहेगा। आगे कह रहे हैं कि 1963 इज नॉट एट एंड बट अ बिगिनिंग, बोले कि ये 1963 का जो साल है, 1963 का जो ईयर है, ये अंत नहीं है, ये समय जो है वो आरंभ है, और ये निग्रो लोगों के संघर्ष के आरंभ का समय है। दोज हु होप, बोले कि दोज वो लोग, हु जो होप आशा करते हैं, दैट की द निग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ, कि जैसे कि किसी गुब्बारे को हम लोग फूंक मार के उड़ा देते हैं, उसी तरह से निग्रो लोगों को भी, निग्रो लोगों के ये आंदोलन को यूं ही हम हवा में उड़ा उड़ा देंगे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। करे कि स्टीम एंड विल नॉट बी कंटेंट, विल हैव अ रूड अवेकनिंग इफ द नेशन रिटर्न टू अ बिजनेस एज यूजुअल, बोले कि वो गलतफहमी में है। करे कि दोज हु होप दैट द निग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम, बोले कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि निग्रो लोगों के इस आंदोलन को स्टीम मतलब भाप की तरह उड़ा दिया जाएगा, विल नॉट बी कॉन्टेंट, वो जायज नहीं है, वो ठीक नहीं सोचते हैं। हैव अ रूड अवेकनिंग इफ द नेशन रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल, बोले कि यदि राष्ट्र एज यूजुअल मतलब पहले की तरह, मतलब राष्ट्र में यदि समानता नहीं होगा, सब ठीक नहीं होगा, तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, जो निग्रो लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, वो अश्वेत लोग अपने सिटीजनशिप मतलब अपने नागरिक अधिकारों को लेकर रहेंगे, निग्रो लोग अपने नागरिक अधिकारों को लेकर रहेंगे। द वर्ल्ड विंड्स, और बोले कि जो ये विद्रोह की आंधी है, द वर्ल्ड विंड्स ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट मतलब विद्रोह, बोले कि जो ये विद्रोह की आंधी है, जो ये असंतोष की आंधी है, जो निग्रो लोगों पे अन्याय और अत्याचार की आंधी है, विल कंटिन्यू, बोले कि ये चलेगा, ये जारी रहेगा, टू सेक, और तब तक चलेगा, टू सेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, जब तक इस देश के नींव को हिला न दे तब तक ये विद्रोह चलता रहेगा। और द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज, जब तक जस्टिस मतलब न्याय के सूरज निकल नहीं जाता है, तब तक ये जो क्या कहते हैं, ये विद्रोह जो है वो चलता रहेगा। मतलब बोले कि हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसे कि बहुत सारे आंदोलन होते हैं, वहां पे क्या होता है कि आंदोलनकर्ता को मारपीट के शांत करा दिया जाए, दबा दिया जाता है आंदोलन, बोले कि नहीं, अरे भाई अब हमारे पास कुछ खोने के लिए रहेगा तब ना हम खोएंगे,
हम तो 100 साल से भी ज्यादा, 500 साल से भी ज्यादा गुलाम बन बन के रहते आ रहे हैं। बिना मतलब का भी हमारे माँ बाप को पीट दिया जाता है, पूर्वजों को पीट दिया जाता है, हमें समाज में बराबर अधिकार नहीं मिलता, स्कूल में बराबर अधिकार नहीं मिलता, हमें बस में बैठने का हक नहीं है, हमें कैफे में खाने का हक नहीं है, हमें रेस्टोरेंट में होटल्स में रुकने का हक नहीं है। तो हमारे पास अब खोने के लिए है क्या? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम निग्रो लोगों की इस विद्रोह को रोक देंगे, तो बोले कि ये विद्रोह की आंधी रुकेगी नहीं, ये विद्रोह की आंधी थमेगी नहीं, तब तक नहीं थमेगी जब तक इस राष्ट्र के जड़ को ना हिला दे, और जब तक इस राष्ट्र में फिर से जस्टिस, न्याय की सूरज ना निकल जाए, तब तक ये विद्रोह जो है वो थमने वाला नहीं है। ये बात मार्टिन लूथर किंग ने बड़े स्पष्ट तौर पर कह दिया है वैसे लोगों से जो लोग उनके विरुद्ध है, या जो लोग अश्वेत लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए तत्पर है, जो लोग अश्वेत लोगों को गुलामों की तरह देखते हैं। ये बिल्कुल मतलब मार्टिन लूथर किंग ने उनको एकदम वार्निंग दे दिया है। लेकिन अब जरा सोचो, आप ही बेटा सोचो कि जिसका नेता खड़ा है उसको लाखों लोग सुनने के लिए उमड़ पड़े हैं, दुनिया का वो एक पॉपुलर लीडर है, और यदि उसका नेता इतनी गर्मजोशी से बात करेगा, तो बाकी जो उसके कार्यकर्ता होंगे, हो सकता है कि वो हिंसा पे उतारू हो जाए, हो सकता है कि वो मारपीट करने लगे, हो सकता है कि वो तोड़फोड़ करने लगे। और मार्टिन लूथर किंग जो है, वो पहले ही मैं बता चुका हूं कि वो नॉन वायोलेंट तरीके से ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की फिलॉसफी में भरोसा किया है। महात्मा गांधी ने जिस तरह से अहिंसात्मक रूप से देश में आंदोलन किया है, उसी फिलॉसफी पे उन्होंने भरोसा किया है। तो इसी के साथ साथ मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल। करे कि कुछ बातें हैं जो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, बट देयर इज समथिंग, कुछ बातें हैं जिसे मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं। हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेस होल्ड, जो लोग खड़े हैं वार्म, एक गर्म थ्रेस होल्ड मतलब दहलीज पे, दरवाजे पर, विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। और बोला कि ये थ्रेस होल्ड, ये दहलीज, विच लीड्स इनटू, जो उनको लेकर जाएगा द पैलेस ऑफ जस्टिस, न्याय की महल तक। बोला कि जो लोग आज यहाँ पर खड़े हैं वो कैसे जगह पे खड़े हैं, वो ऐसे जगह पे खड़े हैं कि यहां से यदि वो यात्रा शुरू करेंगे तो कभी ना कभी वो जाके उस न्याय के महल तक पहुंचेंगे। वो लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, कह रहा है कि अपने राइटफुल प्लेस, अपने उचित अधिकार पाने के प्रक्रिया में, प्रोसेस में, अपने उचित अधिकार पाने की प्रक्रिया में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी, हमें दोषी नहीं बनना है, हमें अपने अधिकार पाने के लिए अपराधी नहीं बनना है। करेक्ट, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, हमें किसी भी प्रकार के गलतियों को नहीं करना है। आप एक लॉजिक से समझो, जैसे कि कुछ दिन पहले सरकार ने एक योजना लाया, सरकार एक योजना लाई कि आर्मी, एयरफोर्स या वगैरह जिसमें जीडी की वैकेंसीज होती हैं, उन वैकेंसीज को 4 साल की कर दिया जाए। ठीक है, 4 साल के लिए। बच्चों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन विरोध करते करते एक गलती हो गई। जो बच्चे अपना अधिकार की लड़ाई कर रहे थे, वो अधिकार पाने के चक्कर में अपराधी हो गए। बहुत सारे उपद्रवी तत्वों ने बसें जला दी, दुकानें फूंक दी, किसी गरीब रिक्शा वाले का रिक्शा तोड़ दिया, कोई पेशेंट एम्बुलेंस में था उसके लेट हो गया। अब सरकार के पास एक मौका मिल गया कि भाई ये लोग सैनिक कौन बनते हैं, जो अनुशासन में हो, और जो अपने अनुशासन में अधिकार नहीं मांग सकता वो सैनिक क्या बनेगा। और उन्हें पूरी तरह से क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया। मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं हमें वैसा नहीं करना है, हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है, लेकिन अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपराधी बनने की जरूरत नहीं है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थ्रस्ट फॉर फ्रीडम,
बोले कि हमारी आजादी के लिए जो ट्रस्ट है, प्यास है, उसे सेटिस्फाई नहीं करना है बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैटर्ड। क्या पीकर? कड़वाहट की, घृणा की घूंट पीकर हमें अपने आजादी के प्यास को शांत नहीं करना है। आप जरा सोचो कि यदि आंख के बदले आंख मांगा जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, और यदि रिवेंज के बदले रिवेंज लिया जाए तो वो रिवेंज चलता ही रहेगा। कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पे आपको पीस की ओर जाना पड़ता है, शांति की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि शांति ही एकमात्र विकल्प है। तो अब आप जरा सोचो कि कोई एक नीग्रोज पीपल जो है, अश्वेत लोग है, उसमें कोई एक व्यक्ति है, उसको क्या लगा कि मेरा दुश्मन कौन है? एक वाइट पीपल का व्यक्ति। और उसने एक बंदूक उठाया और एक वाइट अमेरिकन को, एक श्वेत नागरिक को गोली मार दिया। और जिस श्वेत नागरिक की गोली मारी, उसके दो चार छोटे छोटे बच्चे थे, एक बीवी थी, घर में बहुत बूढ़े माँ बाप थे, और वही व्यक्ति घर में कमाने वाला इकलौता था। इस अश्वेत आदमी ने उसे क्यों मारा? क्योंकि उसको लगा कि मेरी आजादी वो छीन रहा है, इसीलिए उसे मारो। लेकिन उस अपनी आजादी पाने के चक्कर में ये तो अपराधी बन गया, और साथ साथ उसकी आजादी छीन ली। उसके परिवार की हाय लग गई, उसकी परिवार की कड़वाहट इसको लग गई। तो वही बात बोल रहे हैं कि आपको अधिकार पाने के चक्कर में अपराधी नहीं बनना है। आपको अपनी आजादी के प्यास को शांत करने के लिए कड़वाहट की और घृणा की घूंट पीने की जरूरत नहीं है। मतलब आगे पैराग्राफ में मार्टिन लूथर किंग ये समझाएंगे कि आप समझो कि हमारे जो दुश्मन है वो वाइट लोग दुश्मन नहीं है। लोग दुश्मन नहीं होते हैं, विचार दुश्मन होता है, थॉट दुश्मन होता है। तो उस थॉट को बदलना है, उस विचार को बदलना है, ना कि लोगों को। जैसे कि हिटलर ने क्या कहा? हिटलर बोला कि जितने भी यहूदी लोग हैं वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, उसे क्या कर दो? मार दो। तो यहूदी लोगों को मारना जर्मनी के लिए सॉल्यूशन नहीं था। हिटलर ने लोगों को मिटाना शुरू किया। हिटलर ने लोगों को मिटाना शुरू किया, उसने विचार बदलने पे ध्यान नहीं दिया। मार्टिन लूथर किंग यहाँ पर अपने लोगों को बड़े बारीकी से समझा रहे हैं। एक और वो अपने लोगों को बहुत उत्साहित भी कर रहे हैं कि तुम्हें लड़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी आजादी तुम्हें पानी है। लेकिन कैसे पानी है? अहिंसात्मक तरीके से। तुम्हें अपने अधिकार पाने के लिए अपराधी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता लेनी है, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता छीननी भी नहीं है। तुम्हें खुद न्याय लेना है, तुम्हारे लिए न्याय होना चाहिए, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि तुम दूसरे का न्याय छीन लो या तुम दूसरे के साथ अन्याय कर दो। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं मार्टिन लूथर किंग। और इसीलिए उन्होंने कहा कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस। और इसीलिए आज जब हम यहां से चलना शुरू किए तो वी मेक द प्लेज, हम लोग एक शपथ लेते हैं दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हमेशा हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, हमेशा हम लोग आगे की ओर चलते रहेंगे, हम लोग पीछे नहीं देखेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग वापस मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे चलते रहेंगे। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, कह रहे कि कुछ वैसे लोग हैं जो आस्किंग, पूछते हैं, डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, सिविल राइट नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ताओं से कुछ लोग पूछते हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कि आखिर आप शांत कब होंगे, आखिर आप संतुष्ट कब होंगे? तो कह रहे हैं कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग शांत नहीं होंगे, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, एज लॉन्ग एज, तब तक तो बिल्कुल नहीं होंगे जब तक आवर बॉडी इज हैवी with fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities, तब तक तो हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होंगे। बोल रहे हैं कि अभी निग्रो लोगों की क्या दशा है? अभी निग्रो लोगों की स्थिति ये है कि निग्रो लोग यदि कहीं यात्रा कर रहे हैं और रात हो गई, वो चाहेंगे कि किसी होटल में रुक जाए, तो उन्हें ना शहरों के होटल्स में रुकने की इजाजत है, ना हाईवे के मोटल्स में रुकने की इजाजत है। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि जब हमारे शरीर यात्रा से थक के चूर हो जाए और हमें शरण मिलने लगे शहरों के होटल्स में और हाईवे के मोटल्स में,
तब जाके कहीं हम क्या हो पाएंगे, सेटिस्फाई होंगे। और कह रहे हैं कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तब तक तो बिल्कुल हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, एज लॉन्ग एज द नीग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेट टू अ लार्जर वन। जब तक छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर निग्रो लोग बड़े बड़े शहरों में ना आ जाए, तब तक हम लोग बिल्कुल शांत नहीं हो सकते, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, एज लॉन्ग एज अ निग्रो मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड अ निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट। तब तक तो बिल्कुल शांत नहीं हो सकते हैं जब तक कि मिसिसिपी के निगरों को भी वोट करने का अधिकार नहीं मिल जाए, न्यूयॉर्क के निगरों को भी वोट करने का अधिकार नहीं मिल जाए, तब तक हम बिल्कुल शांत नहीं हो सकते। नो, नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और तब तक तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे, अनटिल, जब तक जस्टिस रोल्स डाउन लाइक अ वाटर, रिचनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। जब तक जस्टिस जो है वो इस प्रकार न हो जाए, जैसे कि बरसात होती है तो उस बरसात की पानी सारे लोगों के घर पे बराबर गिरती है, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, चाहे वो बड़े कास्ट का हो या छोटे कास्ट का हो, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर्स हो, सबके यहाँ। तो जिस तरह से बरसात का पानी सबके लिए समान है, उसी तरह जब तक न्याय सबके लिए समान नहीं हो जाएगा, तब तक हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होंगे, और हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग कभी भी पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं। ये बात मार्टिन लूथर किंग ने कहा। अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं, करें कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। करेक्ट, आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात को भूला नहीं हूं, दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर, आप जितने लोग यहां पर आए हैं वो कैसे आए हैं, ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, बहुत कठिनाइयां सह के, बहुत लोगों पे बहुत मुकदमे चले हैं, बहुत संघर्ष करके आप लोग यहाँ पर आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, कुछ लोग तो अभी अभी जेल की कोठरियों से निकल के आ रहे हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू battered by the storms of persecutions and staggered by the winds of police brutality। और कह रहे कि आप में से तो कुछ लोग आए हैं कह रहे कि कुछ लोग आए हैं फ्रॉम एरियाज, उन एरिया से, उन जगहों से जहां पर आपकी आजादी की मांग को, आजादी के डिमांड को, आजादी के प्यास को पुलिस के दबाव से और ब्रूटलिटी से और पुलिस के कठोरता की आंधियों में क्या कर दिया गया है, कुचल दिया गया है। यू हैव बीन विटर्न्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग पीड़ा सहने के आदि हैं। करे कंटिन्यू टू वर्क विथ द फेथ, पूरा काम करते रहिए मेहनत से, ईमानदारी से, फेथ से, विश्वास से, दैट अनअर्न सफरिंग इज रिडेम्पटिव, क्योंकि वैसी पीड़ा जो अनअर्नड, अनचाही होती है, वो पीड़ा जो है वो क्या होती है, रिडेम्पटिव, विमोचक होती है। मतलब क्या कि जो कष्ट आप न चाहते हुए भी आपको जो कष्ट मिलता है, न चाहते हुए भी जो कष्ट आपको मिलता है, वो कष्ट जो है वो आपके लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है। सुबह आप नहीं उठना चाहते हैं, लेकिन सुबह उठने में जाड़े के दिनों में बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होता है, फिर भी आप उठते हैं, ट्यूशन जाते हैं, क्लास करते हैं, न चाहते हुए भी आप पीड़ा को भोग रहे हैं, और वो पीड़ा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, लाभदायक होने वाली है। इसीलिए उन्होंने भी अपने लोगों से कहा कि आप जो ये पीड़ा भोग रहे हैं, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये पीड़ा जो है वो विमोचक है, ये पीड़ा आपके लिए फ्रूटफुल है, लाभदायक है। क्योंकि जिस दिन आपको न्याय का अधिकार मिल गया, जिस दिन आपको समाज में समानता मिल गई, उस दिन समझिए कि आप लोग बिल्कुल ये जो पीड़ा भोग रहे हैं उसका फल आपको मिल जाएगा, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले पैराग्राफ पे चर्चा करेंगे। पैराग्राफ नंबर 9 है। पैराग्राफ नंबर 9। तो इस पैराग्राफ में मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों से कहते हैं
गो बैक टू मिसिसिपी, मतलब जहां से तुम वापस आए हो, जैसे कि मिसिसिपी एक राज्य है, वहां तुम वापस चले जाओ। गो बैक टू अल्बामा, अल्बामा से तुम वापस आए हो, तुम अल्बामा चले जाओ। गो बैक टू जियोर्जिया, तुम जियोर्जिया से वापस आए हो, जियोर्जिया चले जाओ। गो बैक टू लुसियाना, यदि तुम लुसियाना से वापस आए हो तो लुसियाना से चले जाओ। गो बैक टू द स्लम्स, करे कि आप उन स्लम्स में चले जाओ, उन झुग्गी झोपड़ियों में चले जाओ। एंड गेटोज, उन छोटे छोटे गंदे जगहों में चले जाओ ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, हमारे नॉर्दर्न सिटीज में, हमारे उत्तरी शहरों में। मतलब अपने सारे लोगों से कह रहे हैं, जो लोग उस दिन उस स्पीच को सुनने आए हैं, उन सारे लोगों से कह रहे हैं कि तुम जहां से भी आए हो तुम वहां पे वापस चले जाओ, नोइंग दैट। लेकिन तुम यहां से ऐसे ही वापस मत जाओ, अपने अंदर इस बात को जानते हुए, नोइंग दैट, अपने अंदर इस बात को तुम जान के जाओ, तुम अपने मन में ये मान के जाओ कि समहाउ, मतलब किसी भी तरह से, दिस सिचुएशन, जो ये स्थिति है, कैन एंड विल, करे कि या तो उसको कैन मतलब हम लोग बदल देंगे, या विल भी वो बदलेगी, चेंज्ड, वो बदल जाएगी। बोले कि तुम जहां से भी वापस आए हो उन जगहों पे तुम क्या फिर से वापस चले जाओ। और करे कि जो ये स्थिति है, जो ये स्थिति है, ये स्थिति जो है वो किसी न किसी तरह से क्या होगी, बदलेगी, उसे हम लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे। ये बात तो अपने लोगों से करे, मतलब कि अपने लोगों से वो कह रहे हैं कि तुम भरोसा रखो अपने आप पे, है ना। लेट अस नॉट वैलो इन द लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। मतलब कह रहे हैं कि खुद को निराशा के समुंदर में, खुद को निराशा की घाटियों में मत डूबो, उस निराशा से तुम निकलो और अपने मन में ये मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, एक ना एक दिन जीतेंगे, हमें अब हमारा अधिकार मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। और इसी चीज को तुम मान के जहां जहां से वापस आए हो वहां चले जाओ और अपने आजादी पाने के संघर्ष को क्या रखो, जारी रखो। कह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 10 देखते हैं। आई से टू यू टुडे माय फ्रेंड्स, ले मेरे मित्रों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आई से टू यू टुडे, मैं आज कहना चाहता हूं, दैट इन दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज, बोले इन स्पाइट ऑफ का मतलब इसके बावजूद कि डिफिकल्टीज बहुत सारे क्या है, कठिनाइयां है, मुश्किल है, एंड फ्रस्ट्रेशन, निराशा है, ऑफ द मोमेंट, आज के इस क्षण में। लेकिन इसके बावजूद, निराशा होने के बावजूद, कठिनाइयां होने के बावजूद, मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, इसके बावजूद भी मेरे मन में एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, देखिए ध्यान से जरा आप बात को समझिएगा। वो बोल रहे कि डिफिकल्टीज है, फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन और डिफिकल्टीज के बाद भी मेरे पास क्या है, एक सपना है। कोई व्यक्ति बहुत आलीशान बंगले में है, खूब अच्छा कमरा में बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे खाना आ रहे हैं, नौकर है, चाकर है, खूब सारी सुविधाएं हैं। और वो व्यक्ति एक सपना देखता है कि मेरे घर पे कल 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आ गई है। तो ये सपना कोई अजीब सा नहीं है, क्योंकि वो इस बात को एफर्ट करता है और वो क्या कर सकता है, आराम से गाड़ी ले सकता है। लेकिन एक वो व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, खाने का ठीक नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति यदि सपना देखे कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, उसके सपने को कोई सुनेगा ना तो उससे पहले बिना पूछे 2 थप्पड़ मार भी सकता है। और सबसे बड़ी चीज कि वो व्यक्ति अपने मन में ये सपना देखने के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति को उम्र कैद हुई है और वो सपना देख रहा है कि मैं कुछ दिन बाद आजाद हो जाऊंगा और आजाद होके मैं अपने देश के गांव के सड़कों पे घूमूंगा। अजीब सा बात है, जब भारत अंग्रेजों से घिरा हुआ था तो एक बूढ़ा व्यक्ति डंडा लेके चल रहा था और उसने सपना देखा कि एक दिन ये सारे अंग्रेजों को हम यहाँ से भगाएंगे और हमारा देश स्वतंत्र होगा। तब जो जब वो व्यक्ति सपना देखता होगा, अजीब सा सारे लोग उस पे क्या करते होंगे, हंसते होंगे। एक 23 साल का लड़का सपना देखता है
कि मेरे फांसी पे चढ़ने से ये पूरा देश जग जाएगा और हमारे देश को स्वतंत्रता मिलेगी। कितनी बड़ी सपना होगी वो। तो आसान मूवमेंट में, आसान माहौल में, जब परिस्थिति हर तरह से ठीक हो, ऐसी स्थिति में आप कोई भी सपना देख सकते हैं। लेकिन जब परिस्थिति सामान्य न हो, जब हर तरफ से बाधाएं हो, हर तरफ से दुविधाएं हो, और वैसी स्थिति में भी आप एक सपना देखते हैं, तो सच में आपके पास क्या है? करेज है, साहस है। और आप देखिए कि सबसे पहले किसी भी काम की शुरुआत किस चीज से होती है? एक सपने से होती है। सोचो कि आज से 100 साल, 200 साल पहले, 150 साल पहले किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि मेरा एक दोस्त, मान लो कि कोलकाता है, मेरा एक दोस्त लंदन है, और मैं यहां से उससे बात करूंगा, तो क्या ये एक अजीब सा, मतलब उस समय के लिए मजाक नहीं होगा? सारे लोगों ने कहा होगा कि पागल हो गया है ये। लेकिन जब ये चीजें सामने हुई तो सारे लोगों ने भरोसा किया। तो कोई भी छोटे चीज का, बड़े चीज का, कोई भी बड़े काम का, छोटे काम का शुरुआत जो होता है वो एक सपने से होता है। और वो सपना आपके मन में होना चाहिए कि नहीं, ये जो भी है वो सपना आपके मन में होना चाहिए। यहाँ से हम तो चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ लाइफ लर्निंग लेसन्स भी मिलेगा। वो सपना आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सपने की। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग भी अपने लोगों से कह रहे हैं कि मेरे पास भी एक सपना है। और ये सपना किस वक्त में है, किस मूवमेंट में है? जब निग्रो समुदाय के लिए अमेरिका में डिफिकल्टीज अपने चरम सीमा पे है, जब निग्रो समुदाय के लिए फ्रस्ट्रेशन, निराशा अमेरिका में अपनी चरम सीमा पे है, ऐसे वक्त में भी मेरे पास एक सपना है। इट इज अ ड्रीम, कह रहे कि ये वो सपना है डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। ये जो सपना है वो पूरे गहराई से रूटेड, इसका जो जड़ है, जमा हुआ है अमेरिका के सपने से। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये पूरे अमेरिका का सपना है, क्योंकि इस सपने का जो जड़ है वो अमेरिका के सपने के जड़ से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, दैट की वन डे, एक दिन, दिस नेशन, ये जो हमारा राष्ट्र है, विल राइज अप, जग जाएगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। और जब जगेगा तो लिव आउट, ये जिएगा सच्चा, सच्चे अर्थ में इट्स